हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, है ना। इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है यूपीएससी का, द मेन पर्पस ऑफ दिस पेपर, दिस जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी का जो पर्पस है, अल्टीमेट एम ऑफ एवरी कंट्री शुड बी फॉर द बेनिफिशियल एंड द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, है ना। यही होना चाहिए, हर किसी का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए, हर कंट्री का। तो इकोनॉमी को कैसे मोल्ड किया जाए कि इसका रिजल्ट अल्टीमेटली हैप्पीनेस पे आए, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हम लोग को पहले ये जानना जरूरी है कि इसका पैरामीटर्स क्या है, इसके डेवलपमेंट के क्या पैरामीटर्स है, ग्रोथ के क्या पैरामीटर्स है, तभी तो आप उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। सो टारगेट शुड बी फिक्स फर्स्ट, व्हाट शुड बी योर टारगेट, एंड देन प्रोसेस, है ना। एंड प्रोसेस में कौन से प्रोसेस होंगे? द इकोनॉमी वाला जो प्रोसेस होगा, ठीक है ना। क्योंकि इकोनॉमी इज वन ऑफ द प्रोसेस जिसके थ्रू आपको टारगेट मींस हैप्पीनेस एंड डेवलपमेंट ग्रोथ कर सकते हो। सोसाइटी इज वन ऑफ द प्रोसेस जिसको आप इंप्रूव करके डेवलपमेंट ला सकते हो एंड हैप्पीनेस ला सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑन विच दिस प्रोसेसेस आर वर्किंग। एज ए डीएम आपके पास ये चैलेंज होगा कि एक डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरीके से फंड्स को आप जुडिशियसली यूटिलाइज कर सको, दैट इज द चैलेंज फॉर यू। सो हम लोग देखते हैं क्या हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट रियली में एक्चुअली इसका मीनिंग सेम नहीं है। ड्यूरिंग 1960s, 70s एंड 80s क्लियर मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स हैव बीन इवॉल्व कि एक कंट्री को क्या करना चाहिए, किसके लिए सीख करना चाहिए, प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये सब के लिए, या हैप्पीनेस के लिए, ठीक है ना। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द चेंज, we can say it is the change, either it is increase or it is decrease in the value of the goods and services, ठीक है ना। और वी कैन से चेंज इन द इकोनॉमिक वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। देखो इसमें टाइम बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप किसी कोई ना कोई तो रेफरेंस करेंगे ना। सो द टाइम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स इट क्वांटिफाइबल, है ना। क्वांटिफाइबिलिटी जो एलिमेंट है वो अगर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप मेजर करते हो देन ओनली इट विल बी मेजर्ड, ठीक है ना। लाइक ग्रोथ इन द ग्रोथ प्रोडक्शन जो हो रहा है, फूड का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें ग्रोथ अगर आपको मेजर करना होगा तो लास्ट ईयर के फूड प्रोडक्शन में कितने टन का था, उसके कंपैरिजन में अभी कितने टन का है। रोड का नेटवर्क कितने किलोमीटर लास्ट ईयर था और भी कितना है, उसके अकॉर्डिंगली ग्रोथ निकलेगा। इन द सेम वे वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ करेंसी, कितना है, 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, तभी तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना, 1 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी करना है। तो वो कैसे करेंगे, है ना। सो दैट वी हैव द मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ द करेंसी ओनली, इजंट इट। सो ग्रोथ रेट, सो द डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ रेट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रोथ, है ना। ये जो ग्रोथ रेट है, इट इज एन एनुअल कंसेप्ट which may be used otherwise with the clear reference to the period for which it is used। अगर मिल्क प्रोडक्शन 2017 में इतना हो रहा है, 2018 में इतना हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि 5% के हिसाब से हो रहा है। बट देखो ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ रेट अगर निगेटिव जा रहा है, ग्रोथ अगर रेट अगर बाय द वे निगेटिव है, फिर भी ग्रोथ पॉजिटिव हो सकता है ना। आपने बोला पिछले के साल के कंपैरिजन में ग्रोथ रेट कम हो गया, इट डजंट मीन कि ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई ग्रोथ रेट ये बताता है कि पिछले साल जो कंपैरिजन में, इस साल के कंपैरिजन में कितना ग्रोथ का डिफरेंस हुआ, ठीक है ना। तो ग्रोथ रेट अगर 2 भी है तभी भी तो ग्रोथ हो रहा है। हम लोग इंडिया में नॉर्मली रिसेशन आता है, डिप्रेशन नहीं आता है, ठीक है ना। रिसेशन भी नहीं, इनफैक्ट स्लो डाउन आता है एक्चुअल में, इंडिया में स्लो डाउन आता है, मतलब जो ग्रोथ हो रहा था उसमें स्लो डाउन हो गया, पर फिर भी हमारा 5% 4% में तो ग्रोथ होते रहता है। बट बाकी जगह पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इकोनॉमी का, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जितना ग्रोथ हो रहा था उतना भी नहीं हो रहा है, मतलब -2%। सो दैट्स वाई आपको समझना जरूरी है कि इंडिया में नॉर्मली रिसेशंस उस लेवल पे नहीं आता, इसलिए इसको यहाँ पे स्लो डाउन बोला जाता है, क्योंकि रिसेशन अगर हुआ तो निगेटिव ग्रोथ हो रहा है, और निगेटिव ग्रोथ हो रहा है इट मींस आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी का, इजंट इट। सो दैट्स द थिंग। सो ग्रोथ कैन बी निगेटिव ऑल्सो, ठीक है ना। सो ग्रोथ पॉजिटिव, निगेटिव बोथ तीनों हो सकता है। ग्रोथ इज अ वैल्यू न्यूट्रल टर्म। जब हम लोग बताते हैं कि नॉर्मली जब जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि देयर इज इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इट मींस नॉर्मली इट इज, ये आप बता रहे हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है,
ना, बट अगर स्पेसिफिकली यूज किया जाता है देन इट इज निगेटिव ग्रोथ, है ना। जब तक निगेटिव स्पेसिफिकली यूज नहीं किया जा रहा देन टिल द टाइम इट इज निगेटिव, टिल द टाइम इट इज पॉजिटिव ग्रोथ। नॉर्मली ग्रोथ को हम लोग पॉजिटिव कनोटेशन में यूज करते हैं, इजंट इट। सो ऑल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसी मेकिंग एंड फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ रेट which is data which is available by the countries, जो ऑफिशियली रिलीज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट ओनली ये लोग डिसाइड करते हैं किस कंट्री में कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्लियर क्वांटिटेटिव ग्रोथ, ऑटोमेटिक बेटरमेंट, क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, लाइफ्स ऑफ द पीपल विल बी गुड होगा। मतलब क्या बोला जाता था, अगर ग्रोथ हो रहा है, इफ देयर इज अ ग्रोथ देन ऑटोमेटिकली बेटरमेंट हो जाएगा वहां के सिटीजन्स का, ऑटोमेटिक बेटरमेंट हो जाएगा। मीन्स क्वालिटी, अगर क्वांटिटेटिव इंक्रीज हो रहा है तो उनके में क्वालिटेटिव चेंजेस आ जाएंगे, ऐसा एज्यूम किया जाता था। लाइक व्हाट हैपन कि जैसे अगर सपोज मुकेश अंबानी MA, मुकेश अंबानी का $50 बिलियन अगर है, सॉरी डॉलर इधर होगा ना, बिलियन, तो $50 बिलियन अगर उसके पास है, अगर वो $54 बिलियन होता है, सो वी आर सपोजिंग इट कि वो ज्यादा खर्च करेगा। सपोज $4 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, मैरिज सेरेमनी में बहुत ज्यादा खर्च करेगा। मैरिज सेरेमनी में ज्यादा खर्चा होगा तो बहुत सारे लोग डेकोरेशन वाले जो होते हैं एंड जितने फ्लावर्स वाले होते हैं, कार, बहुत सारे जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर होते हैं, बहुत सारे लोगों को पुश मिलेगा। क्यों? यहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉयड होंगे उनका ये मैरिज को अरेंज करवाने के लिए, उनके घर में अगर कोई मैरिज होता है तो उनको अरेंज करवाने के लिए कितने सारे फंक्शंस होंगे, लाइट, साउंड, एवरीथिंग विल बी देयर। सो मेनी ऑफ द पीपल विल बी एम्प्लॉयड। अब उनको वो एम्प्लॉयड होगा, उनको सैलरीज मिलेंगे, इसके कारण से वो लोग भी जो एक सब्जी खाते थे अब 2 सब्जी खा रहे हैं, उनके थाली में 2 सब्जियां हैं। इट मीन्स द क्वालिटेटिव ग्रोथ विल बी देयर। सो दैट वाज द थिंग एंड दैट वाज द एक्सपेक्टेशन एंड दैट वाज द assumption which has been taken by earlier economists कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक केयर ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक ग्रोथ वाज कंसिडर्ड एज अ कॉज एंड इफेक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ्स ऑफ द पीपल। जैसे क्या होगा, अगर अब जैसे जिन लोग 2 थाली खा रहे हैं, है ना, मीन्स इनके पास सैलरी आ रहा है, 2 थाली नहीं खा रहे हैं, एक थाली में 2 सब्जी खा रहे हैं, सो उनके पास एक्स्ट्रा सैलरी आ रहा है, तो वो क्या डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं। और डिमांड अगर ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो फैक्ट्री में आउटपुट भी बढ़ जाएगा, एंड फैक्ट्री में आउटपुट बढ़ जाएगा तो यहाँ पे वर्कर्स भी और भी होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, और वर्कर्स एम्प्लॉयड होंगे, उनके भी थाली में 2 सब्जियां हो जाएंगे, isn't it? और वो भी ज्यादा डिमांड करेगा। इन दिस वे व्हाट हैपेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ एज कंसिडर्ड एज कॉज एंड इफेक्ट। एक डिमांड बढ़ता है, दूसरी जगह एक और डिमांड बढ़ता है ना, ग्रोथ ऑटोमेटिकली फैक्ट्री लगता है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक ग्रोथ होता है तो कुछ जगह पे ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाता है, और डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ होगा। इट मीन्स अगर एजुकेशन सिस्टम पे वो किसी जो वर्कर है वो अपने किड्स के एजुकेशन पे फोकस करता है, इफ इट इज ही इज फोकसिंग ऑन द गुड स्टैंडर्ड ऑफ द लर्निंग एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग बोथ, है ना, तो किड्स को अच्छे एजुकेशन सिस्टम पे ले जाएगा। और वो जो फैक्ट्री में जो काम करते थे उसके फादर, अब उनका जो किड है वो कहाँ काम करेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेगा, वो आईटी कंपनीज में काम करेगा, हो सकता है फॉरेन में किसी कंपनीज में काम करे। इन दिस वे व्हाट इज हैपनिंग, द डेवलपमेंट is resulting in growth also because he is having a sound mind. So it is also having a cause and effect relationship. So till the 1950 we have failed to distinguish between the growth and development, but the 1960 and in later decades growth was comparatively higher but the quality of life was comparatively lower. ये एक जो मिसिंग लग रहा था वहां के सारे लोगों को कि हम लोग तो बोल रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रियली मिसिंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बोल सकते हैं, लाइक पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है तो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी गुड? नो, इट विल नॉट बी गुड। अगर इतना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, एवरीवेयर द हॉर्न्स एंड द ऑटोमोबाइल्स आर मूविंग, सारे जगह पे कार वगैरह जा रहे हैं, तो आपका लाइफस्टाइल, आप तो एक मशीन टाइप के हो जाओगे, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट द थिंग, इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ बट एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज नॉट क्वाइट गुड, ठीक है ना। सो डेवलपमेंट का डेफिनेशन फर्स्ट टाइम सोचने लगे लोग कि व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ को तो समझ गए, पर डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। सो फॉर द इकोनॉमिस्ट डेवलपमेंट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपका फर्स्ट टर्म जो मिलता है दैट इज क्वालिटी,
of life, and it is because of nutrition, level of nutrition, a good level of nutrition. If you are being provided दाल भी दे रहे हैं आपको, vitamins भी दे रहे हैं, roughages भी मिल रहा है, then good nutrition you are getting, along with that good healthcare facilities. जब भी कोई casualties हो रहा है तो healthcare facilities, medicines are available, drinking water के लिए safe water is available, वर्क स्टेशन वर्क प्लेस पे काफी अच्छा से इन्वायरमेंट है, वैक्सीनेशन एंड सैनिटेशन का एक अच्छा प्रॉपर ड्रेनेज है, एंड वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल सिस्टम्स है, एंड लेवल ऑफ एजुकेशन इज आल्सो क्वाइट गुड, एजुकेशन में का क्वालिटी भी अच्छा है, एजुकेशन का सिस्टम भी अवेलेबल है, इट इज नियर टू द रिमोट एरिया ऑल्सो, मीन्स फिजिकली डिस्टेंस ज्यादा नहीं, एट द सेम टाइम द क्वालिटी इज एट पार विद द दिल्लीज क्वालिटी. So other variables which quality of life depends, so even the environment I have told you कि अगर good quality of अगर आपको environment मिलता है, that is also one of the things, and also the moral people with the moral values is also one of the form of the development. ठीक है ना. So basic minimum level of quality enhancing inputs, food, health, education, a minimum level of income, these are the things which are basic to any kind of development. आपके पास फूड, हेल्थ और एजुकेशन के लिए प्रॉपर पैसे ही नहीं होंगे, मीन्स मनी इज नॉट द होल क्राइटेरिया, बट डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट. ठीक है ना. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग फिर से धन पे आ गए हैं, धन पे हमारा मन आ गया, isn't it? Means until unless you are not able to improve the salary or livelihood, है ना, लाइवलीहुड, है ना, कुछ गलत है, लेट्स से, है ना, लाइवलीहुड अगर जब तक आप सही नहीं कर पाओगे किसी का, तब तक आपका सैलरी नहीं बढ़ा पाओगे, एंड सैलरी इज द बेसिक फॉर गेटिंग दिस बेसिक नीड्स रादर देन वांट्स. Higher economic development requires higher economic growth, so economic growth is precursor to the economic development. But it is not compulsory. Most of the time growth is required for the development, but we have seen certain examples where lower growth is also there, but at the same time the development is quite good. So we'll have to see what is the definition and what are the component of the developments, है ना. So does it mean that higher economic growth automatically brings the higher economic development? No. We have certain examples, like we have three cases: higher growth and higher development. Growth will automatically take care of the higher development. It might have certain trickle down effects, but it is not all the cases कि हर cases में ऐसा नहीं होगा कि growth will take care of the development. Second, somewhere we have seen the examples of the growth, higher growth and lower development, like Gulf countries. Gulf countries में क्या होता है, higher growth होता है but development level is quite low. And we have also seen the lower growth and higher development. Please let me know, so what is the example where the growth is slower but development is okay? So आपको comment में डालना है, या तो you can discuss in the class. Tell me the examples of the countries. So without a conscious public policy, we have understood that this growth will not replicate itself into the development, and development has not been possible anywhere in the world until unless government is not intervening. ठीक है ना. तो गल्फ कंट्रीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स. आई हैव टोल्ड यू, न्यू इकोनॉमिक्स में आजकल जो गवर्नमेंट का जो फोकस बोला जा रहा है, दैट फोकस शुड बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स, है ना. डेवलपमेंट शुड बी द मेन ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स विच विल डील विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, mainly in the low income countries, because it will not only focus on promoting economic growth and structural changes, but also improving the well-being of the population as a whole through health, education and the conditions of the workplace, either it is private or it is public, है ना. अल्टीमेटली आपको ये प्रोवाइड करना है. अमर्त्य सेन एंड जोसेफ जो थे, ये दोनों ने भी यही चीज के बारे में बात किया था. So after the arrival of the World Bank and IMF, the conscious economic policy were framed and prescribed for the growth and development of the less developed countries. ठीक है ना. आपको याद होगा वॉशिंगटन के बारे में हम लोग ने बात किया था, वॉशिंगटन. तो ये जो वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने हर एक कंट्रीज को बोला गया कि यू शुड इंक्लूड इन योर इकोनॉमिक पॉलिसी दिस डेवलपमेंट पार्ट. ठीक है ना. एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू ऑन दिस. ठीक है ना. So economic development is quantitative as well as qualitative progress. If economic growth is
suitably used for the development, it comes back to the accelerate the growth. I have told you, and also I can tell you the examples of the Cold War. Cold War में क्या हुआ? Cold War के समय रशिया, है ना, रशिया एंड यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, पर रशिया के कंपैरिजन में यूएस ऑटोमेटिकली विनर बन गया। ऑटोमेटिकली क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर ज़्यादा लॉन्गर टर्म तक चला। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वॉर हुआ, बट यस टेंशन इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया था कि बैलिस्टिक सारे मिसाइल्स को ऑलमोस्ट रेडी कर दिए थे, बस एक क्लिक की रेडी का वेट था। तो इस इन दैट कंडीशन क्या हुआ था, रशिया पूरा सिर्फ मिलिट्री पे ही ध्यान दे रहा था, है ना, मिलिट्री पावर पे। एंड यूएस वाज आल्सो फोकसिंग ऑन द मिलिट्री आल्सो, एंड द नेक्स्ट लेवल ऑफ द जो नए लोग आएंगे, न्यू जनरेशन के जो लोग आएंगे, उनके एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड यूनिवर्सिटी क्रिएशन, डिफेंस के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी बनाना, ये सारे काम पे यूएस काम कर रहा था। सो इट्स नॉट लाइक कि ओनली सारा जीडीपी का जो जितना पैसा है ओनली मिलिट्री पे खर्च करते हैं, जैसे पाकिस्तान क्या करता है। उसके जीडीपी के कंपैरिजन में उसको जितना यूज करना चाहिए डेवलपमेंट के पर्पज से, दे आर नॉट यूजिंग दैट मनी। इनफैक्ट दे आर यूजिंग दैट मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मिलिट्रीज एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इसलिए क्या होता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज अगर आप डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, इट विल कम बैक एंड इट विल एक्सेलरेट द ग्रोथ। तो क्या हुआ रशिया में, I had told you in the last class, it was a political fallout of the economic जो डिजास्टर का, जो इकोनॉमिक डिजास्टर वहां पे हुआ, मीन्स पीपल वर नॉट हैविंग मनी, जॉब लॉस हो रहा था, इतना ज्यादा इनकम लॉस हो रहा था, एंड दे वर, जितने कंट्रीज थे जो रशिया के साथ अटैच थे, दे फेल्ट दैट इट इज नॉट ऑफ यूज कि हम लोग उसके साथ अटैच रहे, हम लोगों को डिटैच हो जाना चाहिए रशिया के साथ, बिकॉज रशिया के साथ हमारा फ्यूचर नहीं दिख रहा है। सो जब भी इकोनॉमिक रिसेंटमेंट होगा, मीन्स इफ यू आर नॉट गेटिंग मनी in your hand and you'll have to face the hunger and poverty, in that case you will not be having that kind of patriotism, है ना। इसी के कारण से ये उसके लिए सेटबैक हो गया, और ऑटोमेटिकली यूएसएसआर वाज द लूजर एंड यूएस वाज द विनर इन दैट केस। सो हायर ग्रोथ विथ लो डेवलपमेंट एंड इल केयर डेवलपमेंट फाइनली रिजल्ट इन द फॉल इन द ग्रोथ। अगर हाई ग्रोथ करते जा रहे हो पर डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हो एंड डेवलपमेंट इल केयर्ड है, देन इट विल be having the same effect. The circular relationship broke down in the Great Depression also. Great Depression से पहले जो एडम स्मिथ का था, वो उनका जो इकोनॉमिक्स फ्री मार्केट है ना, it was running successfully. But what has happened that all the companies, private companies, if they are working in the field and if they are not expecting कि आगे ग्रोथ नहीं हो सकता, एंड दे हैव स्टॉप्ड देयर फैक्ट्रीज एंड दे आर फायरिंग देयर ऑल द, जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको अगर फायर करने लगेंगे तो डिमांड कहाँ से आएगी, और डिमांड अगर नहीं रहेगा तो वो जो स्लो डाउन है वो रिसेशन में कन्वर्ट होते जाएगा। सो देयर शुड बी डिमांड आइदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब रिसेशन के टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, they are creating demands. Even in India also you can see whenever there is a bonus, अगर रेलवे एम्प्लॉयज को बोनस भी मिलता है तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन आगे बढ़ता है। तो ये देखो कि बोनस मिलने से वो एक्सपेंडिचर करते हैं, इसके कारण से नए नए फैक्ट्रीज लगते हैं, एंड दैट फैक्ट्रीज में नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग द मनी एंड सैलरीज मिलना चालू होता है, वो भी डिमांड करते हैं गुड्स एंड सैलरीज का, और तो ग्रोथ का जो इंजन था वो जो रुक गया था वो आगे बढ़ने लग जाता है। सो दैट्स वाई किसी भी कंट्री में फ्री मार्केट ना होकर वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। A country should also focus on the development because it is the main concern. Once अगर आप research and development and education पे अच्छे से focus कर रहे हो, you have imparted the skills, and once you have imparted the skills, they will be a, बोलना चाहिए ये कैपिटल होते हैं आपके कंट्री के, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो इन द वर्स्ट सिनारियोस ऑल्सो। फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिस्ट के लिए ये वेलफेयर इज द मेन थिंग। अब कैसे मेजर किया जाए, डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाए, इसके लिए अमर्त्य सेन, महबूब अल हक जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, जिनको ये दोनों को नोबेल प्राइज मिला था, चॉइसेस को इंक्रीज करके, पीपल का चॉइसेस इंक्रीज करना, ये बहुत छोटा वर्ड लगता है पर बहुत बड़ा चीज है। लाइक इंडिया में देखो एक गर्ल है ना, एक गर्ल है, उसके पास चॉइसेस लिमिटेड क्यों हो जाते हैं भाई? आइदर शी इज नॉट एजुकेटेड, है ना, शी हैज नॉट बीन सेंट टू अ गुड स्कूल, आइदर दैट इज द लिमिटेशन, और द इन्वायरमेंट आउटसाइड इज नॉट सुटेबल फॉर हर, मतलब चांसेस है कि वहां पे सोसाइटी उसके लिए अच्छा नहीं है, आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण से उसके थ्रेट है, उसके लाइफ पे, डिग्निटी पे थ्रेट है,
और किसके कारण से हो सकता है? पैट्रियार्कल माइंडसेट, वी आर नॉट अलाउइंग अ गर्ल कि आप कभी आगे बढ़ सको। एट द सेम टाइम हम लोग का जो मेल ईगो होता है वो भी एक लगता है कि अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो फिर ज़्यादा चाय 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 करेगी और ज़्यादा बात करेगी तो हम लोग को ईगो हर्ट होगा। दैट्स वाई ऑल्सो वी आर नॉट सेंडिंग हर टू द एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन और एनी काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। बाहर में कोई अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं भेजते हम लोग डर के कारण से, क्योंकि इंडिया में सेफ्टी का कंसर्न होता है। सो मेनी ऑफ द चॉइसेस आर लिमिटेड फॉर द गर्ल। और ऑल्सो इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि बेबी जब आ जाएगा तो देयर इज नो बडी टू टेक केयर ऑफ दैट बेबी एंड शी हैज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। दैट इज द मेन थिंग। ऑल्सो अगर वो बेबी को लेके जाते हैं, देर आर क्रीचर्स नहीं है, वर्क प्लेसेस पे क्रीचर्स नहीं है एंड sufficient environment is not being provided so that baby should be taken care of. So that's why choices is limited for many of the people until unless we are not working on the providing the all the people are all kind of choices मतलब क्या है? either मेरे पास स्किल है और अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, या तो मेरे पास स्किल ही नहीं है। ये दोनों मैच करेंगे तभी तो चॉइस आप फुलफिल कर पाओगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी है बट वी डोंट हैव स्किल्स, सो वो भी, और स्किल्स क्यों नहीं आए? क्योंकि दिस काइंड ऑफ सिनारियोज इन इंडिया इज देयर। So that's why development is not possible until unless any of the person, either it is the wildlife photographer or footballer, है ना। अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं होता है तो उसके भी चॉइस लिमिटेड होती है। एट द सेम टाइम अगर सही कोच नहीं मिलता एंड सही उसको पैसे नहीं मिलते, उनको सही रेम्यूनरेशंस नहीं मिलते, सही प्लेस नहीं मिलता जहां पे वो प्रैक्टिस कर सके, दोज ऑल आर द मेकिंग थिंग्स, दोज ऑल आर द इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी पर्सन को चॉइसेस को लिमिटेड कर देते हैं। दैट्स वाई चॉइसेस किसी पर्सन का अगर वो फुलफिल कर पा रहा है, इट मीन्स इट इज द रियल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। आर्ट क्यों फ्लरिश नहीं कर पाता पुअर स्टेट्स में, लाइक बिहार, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, उड़ीसा, ये सबसे बॉलीवुड में ज़्यादा नहीं जाते है ना। एट द सेम टाइम बाकी जगह पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत कम आते हैं। रीज़न इसका यही है कि बिकॉज देर इज अ स्कार्सिटी ऑफ द ब्रेड एंड बटर। अगर उसी का स्कार्सिटी है तो हाउ दे विल फोकस ऑन द आर्ट एंड कल्चर। एंड वंस द आर्ट, अगर किसी को आर्ट पे जाना भी है तो देर इज नो अश्योरिटी वेदर दे विल बी गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। सो बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये तो बचपन से आते जा रहा है, मतलब खेलने कूदने से आप खराब बनोगे। जबकि स्पोर्ट्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्टिविटी ऑल्सो, विच हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, इजंट इट? सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो इसलिए ये डेवलपमेंट एक बड़ा चीज है जिसमें डेवलपमेंट में सारा चीजें आती है। आप बस ये जान लीजिए कि आपको चॉइसेस को किसी तरीके से बढ़ाना है। वी विल टेल यू द कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट, बट आई जस्ट वांट कि आपको समझ आए, अंडरस्टैंड हो सके कि व्हाट इज द रियल सिनेरियो। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज बीन जो पब्लिश किया, उसको बनाया गया, प्रिपेयर किया गया बाय यूएनडीपी एंड एवरी ईयर फ्रॉम 1990 इट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होते जा रहा है। इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, और ये इंडेक्स को इसने बनाया था, यही महबूब अल हक ने इसने बनाया था। एंड अब सारे कंट्रीज 1995 से इसको एक्सेप्ट किए, जो फॉर्मूला यूएनडीपी ने बनाया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट शुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर अस। यूएनडीपी डिजाइंड एचडीआर एंड इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द वर्ल्ड बैंक 1990 से, और उसी के बेसिस पे वो लोन भी देता है टू क्वांटिफाई द डेवलपमेंट एफर्ट्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज एंड द चीफ डेवलपमेंट फंड्स। चीप डेवलप मतलब वो चीप वाला चीप नहीं, मतलब डेवलपमेंट फंड्स लोन देना है उसको चीप इंटरेस्ट रेट पे देना, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करता है, कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए जो प्रोवाइड करता है वो उसी बेसिस पे करता है जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट में पुअर सिनारियोज हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआर जो मेजर्स डेवलप्ड डेवलपमेंट बाय द कंबाइनिंग थ्री फैक्टर्स, थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। आप पूरा याद कर लीजिए इसको अच्छे से, HENS, ठीक है ना। आप इसको जैसे याद करना है, हिस करके याद करिए, हर याद करिए, जैसे भी याद करना करिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके 0 to 1 के बीच का क्राइटेरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। हेल्थ और एजुकेशन में हर में अलग अलग क्राइटेरिया है। लाइक एजुकेशन में उसके अंदर में फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर मीन स्कूल ऑफ ईयर अ पर्सन इन इंडिया, सपोज इंडिया का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालना है, अगर कोई पर्सन 25 एज का है,
So what do you expect? How many years of the schooling he has completed or she has completed? So that is the mean year of the schooling. कुछ लोगों का 10 years होगा, कुछ लोगों का 5 साल होगा, कुछ लोगों का 15 साल होगा. That depends, है ना. Second expected year of schooling, एक स्कूल है, इसमें एक बच्चा पहली बार जब एडमिशन लेने जाता है तो क्या चांसेस है कि वो कितने साल तक पढ़ेगा, ठीक है ना. तो देयर आर टू थिंग्स विच हैज बीन टेकन केयर इन द एजुकेशन के क्राइटेरिया में, ये दो चीजों को बेटर किया जाता है. सेकंड थिंग, हेल्थ कंपोनेंट. वैसे यहां पे एक और चीज है, देखो, इट ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ द टू थिंग्स. फर्स्ट थिंग कि अगर वो किसी तरीके से भेजा गया तो स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, और अगर इसके थ्रू अगर वो कितने साल में स्टे कर पाया, वो क्यों स्टे नहीं कर पाया, इसका रीजन बहुत सारा चीजें होगा कि लाइवलीहुड इंश्योरली उसके फैमिली के लिए उसको लाइवलीहुड देखना था, या तो स्कूल को ही उसको अच्छा नहीं लगा कि स्कूल में कुछ रिलेवेंसी नहीं दिखा उसको और उसमें कोई लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि फैमिलीज में प्रॉब्लम है, इनकम का अश्योरिटी नहीं है, खाने का तकलीफ था, इसलिए मिड डे मील हम लोग स्टार्ट किए थे, मिड डे मील को स्टार्ट किए. बट टिल दैट फिर भी क्या है, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है जो गर्ल्स के लिए जो प्रॉब्लम होता है. सो मेनी ऑफ द एस्पेक्ट्स वी आर नॉट एबल टू कंसिडर. दैट्स व्हाई एजुकेशन में एनरोलमेंट एज वेल एज वंस दे हैव एनरोल्ड दे आर नॉट कमिंग टू द स्कूल्स. इसका रीजन यही है, ठीक है ना. हेल्थ सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ सेक्टर टॉक्स अबाउट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ. जो पर्सन इंडिया में पैदा होता है इसके कितने साल तक जीने की आशा है, 65 60. जैसे अगर जापान वगैरह में जाओगे तो मोर देन 80 है, ठीक है ना. सो इट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द ऑटोमेटिकली कि प्राइमरी हेल्थ केयर कैसे काम कर रहा है या रिसर्च केयर सेंटर्स कैसे काम कर रहे हैं. ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स हैड बीन टेकन केयर ऑफ. अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी सही है तो मतलब न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को भी देखा जाता है, एट द सेम टाइम फूडिंग हैबिट को भी देखा जाता है, लाइफस्टाइल को भी देखा जाता है, एंड द अवेयरनेस ऑफ द लाइफस्टाइल एंड द अवेयरनेस ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज एंड reach of the health facility to the remote area, everything is being considered under the health. अगर life expectancy is good, it means even the happiness is also considered, ठीक है ना. देखो हेल्थ के पर्सपेक्ट में कितना बेहतरीन है, isn't it? सो अगर किसी का 55 किसी कंट्री का है तो उसको इस कैटेगरी में डालेंगे, 0.551 उसको मिलेगा. याद है 0 to 1 के बीच में मिलेगा. उसमें कौन से 3 क्राइटेरिया था, HES, है ना. हेल्थ में कितना मिलता है, एजुकेशन में कितना मिलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या मिलता है. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए इट इज रिक्वायर्ड कि आपका परचेसिंग पावर कितना है, मीन सैलरी तो कितना है, ठीक है, बट सैलरी इतना है, सपोज 100 रुपीज है, पर 100 रुपीज में एक बिस्किट का पैकेट बस आ रहा है. सो इट डजेंट मैटर. सो हाउ मच यू आर एबल टू परचेस फ्रॉम दिस मनी. अगर 100 रुपीज में इंडिया में अगर पूरा महीने भर का राशन आ जा रहा है, सो दैट इज 100 रुपीज इज सफिशियंट. सो परचेसिंग पावर कितना है आपके करेंसी का, दैट उसको हम लोग मेजर करते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट. इसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं कि किसी पर्सन का परचेसिंग पावर कितना है वहां के करेंसी के हिसाब से, और ऑन दैट बेसिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कंसिडर्ड. इसमें एक रेंज बनाया गया है कि एक साइड पे $100 किसी का अगर है और एक साइड पे $87,478, है ना. ये दोनों के बीच में जिसका भी आता है उसके बेसिस पे उसको 0 to 1 के बीच का रैंकिंग मिलेगा. $100 सबसे पुअरेस्ट में रहेगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव हियर देयर, और अगर ये आता है तो ये काफी बेटर है, ठीक है ना. सो अगर किसी कंट्री को मैं डेवलप्ड कंट्री बोलता हूं, दैट मीन्स दे आर कंसिडर्ड अंडर 0.8 to 1. मीडियम ह्यूमन डेवलप्ड कंट्रीज में 0.5 to 0.8, एंड उससे लो वाले में होगा 0.5 के नीचे, ठीक है ना. तो क्या है, बहुत सारे थ्योरीज आए कि कैसे डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है. वैसे तो इन्होंने बता दिया, बट ऑल्सो और भी थ्योरीज आने लगे, और अलग अलग थ्योरीज के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज अपने डेवलप्ड दिखने लगे. तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक क्राइटेरिया बनाया जिसके बेसिस पे उसने 1999 में डेवलप क्राइटेरिया के हिसाब से सारा अगर क्राइटेरिया फुलफिल किया तो देखा कि बांग्लादेश वाज द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो पूरे कंट्री वाले सरप्राइज हो गए कि how it can be happened. So it depends upon the parameters on which you are judging. It completely depends upon the parameters on which you are judging, isn't it? तो इसलिए क्या होता है कि ये इवोल्यूशन होते जा रहा था. डेवलपमेंट का क्या पैरामीटर होना चाहिए कि देखो क्या है, डेवलपमेंट डेवलप्ड है कि नहीं. हेल्थ के लिए एक फैक्टर था हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस को भी तो हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे ना. तो अगर हैप्पीनेस को आपको मेजर करना है तो आप और कैसे मेजर करें. डेवलपमेंट एंड बेटरमेंट इन ह्यूमन लाइफ विच डिपेंड्स हेवीली ऑन द फैक्ट्स एज टू हाउ मच अब स्लीप वी गेट एवरी डे. अगर किसी पर्सन को नींद बहुत अच्छे से आती है, इट मीन्स ही इज हैप्पी,
है ना, इवन ही इज पुअर, इवन ही इज नॉट पुअर। सो अ पर्सन वो जो मेंटली सेटिस्फाइड है या तो उसको नींद अच्छी आ रही है, तो उसको तो वो कंट्री या वो एरिया डेवलप्ड है, वी कैन एक्सपेक्ट। ऐसा एक और कैटेगरी निकला, है ना। ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हैप्पीनेस को कैसे जज किया जाए और वो उसको कैसे निकालें, है ना। अब इसको क्वांटिफाई कैसे किया, कितना कितने लोगों की कितना स्लिप आ रही है, इसके लिए तो हर किसी को स्मार्ट बैंड की रिक्वायर्ड होगी, और उसमें भी आप ये देखोगे कि डीप स्लिप साइकिल कितना हो रहा है। सो दैट थिंग्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड। सो उन्होंने क्या कोरिलेशन निकाला, अ पर्सन अगर वो लॉक ज्यादा परचेस करता है, सो इट मीन्स उसको कहीं ना कहीं कुछ टेंशन है, मतलब देर इज ए अनरेस्ट इन द सोसाइटी। तो इसलिए क्या हो रहा है, अगर कोई पर्सन ज्यादा लॉक खरीदता है, मतलब किसी कंट्री में लॉक्स को ज्यादा खरीदते हैं, मीन्स दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर, ऑल्सो इकोनॉमिक कंडीशन इज ऑल्सो पुअर। तो इसी के कारण से अगर लॉक ज्यादा खरीदा जा रहा है, इट मीन्स वहां पे लोगों का डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका स्लीप अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से भी कोरिलेशन निकाला गया, बट इवन दो इट इज नॉट वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री फॉर ऑल द पीपल और ऑल द कंट्रीज के लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो एक कंट्री जो था, इसने अपने तरीके से डिफाइन किया, जिसने मटेरियलिस्टिक नीड या मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को ना देख के नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ को भी कंसिडर किया, और जिसको उसने बोला ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अ स्मॉल हिमालयन कंट्रीज हैज गिवन एन एग्जांपल ऑफ हाउ हैप्पीनेस कैन बी मेजर्ड एंड हाउ डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड, दैट इज भूटान। भूटान ने उसको ये किया। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वहां पे मेजर किया जाता है, वहां पे मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को नहीं देखा जाता, उसके पास ऑप्शन भी नहीं है बस, है ना। तो क्या है कि अब हर किसी के पास जब ऑप्शन नहीं रहता तो क्या बोलता है कि हमारे पास यही तरीका है रास्ते का। पर एनीवेज, बट दैट भूटान इज रियली नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान देता है। इवन एनवायरमेंट इज ऑल्सो वेरी मच टेकन केयर ऑफ, दैट्स वाई हम लोग वहां पे डैम नहीं बना पाते वहां पे, जबकि वहां पे बहुत सारे रिवर का सोर्सेस का अपर कोर्सेस है। वहां पे अगर हम लोग डैम बनाए तो काफी ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहां पे। सो वी कैन हैव, मतलब भूटान कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट एंड इवन अस ऑल्सो, बट भूटान इज नॉट अलाउइंग कीपिंग इन द रेस्पेक्ट द इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है ना। तो अभी भी कुछ कंट्रीज हैं ऐसे हैं जो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब ये इन्वायरमेंट को इंपॉर्टेंस दे रहा है एज कंपेयर टू इकोनॉमी, ठीक है ना। जबकि एक समय ऐसा आया था कि इफ यू रिमेंबर कि वेल्थ वाज द टेकन एज द प्राइम कंसर्न फॉर एनी कंट्री, और लेटर ऑन देख रहे हो कि वेल्थ से हम लोग कैसे वेलफेयर पे चलेगा, ठीक है ना। सो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, भूटान developed a new concept in 1970, gross national happiness, without rejecting the idea of the human development that is propounded by UNDP. The kingdom has been officially following the target set by gross national happiness का वो target set करता है और उसके हिसाब से आगे करता है। उस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, दिस क्राइटेरिया विच हैज बीन टेकन केयर, हाई रियल पर कैपिटा इनकम इफ इट इज देयर एज इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, second is the good governance, third is the environmental protection, and fourth is the cultural promotion. These are the factors which has to be taken care while if you are considering this happiness. देखो आप कल्चर से अटैच रहते हो वो भी एक हैप्पीनेस है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करते हो दैट इज ऑल्सो हैप्पीनेस, गुड गवर्नेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। तो देखो HDSN जो है ना, इसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल निकालता है, तो 2020 में भी उसने निकाला, और इसने जो कैटेगरी डाला गया उसने जो वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए, जैसे 20 मार्च को उसने वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम लोग मनाते हैं, एंड ऑन 20 मार्च वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में यूनाइटेड जनरल असेंबली में 2012 से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं, एंड एवरी ईयर वी आर पब्लिशिंग अ रिपोर्ट हाउ मच एक कंट्री कितना हैप्पी है, और वो किस बेसिस पे, वो रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द पोलिंग। 156 कंट्रीज को कैटेगराइज किया गया ऑन विच 6 वेरिएबल्स आर कंसिडर। फर्स्ट इज द जीडीपी, मैंने बोला पर हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट तो है पर कैपिटा कितना किसी के पास पैसे हैं। सेकंड थिंग इज द सोशल सपोर्ट, हाउ मच सोशल सपोर्ट इट इज गेटिंग इन द केसेस ऑफ द वर्स्ट सिनेरियोस। थर्ड इज द हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना। फ्रीडम, जेनरसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। देखो जेनरसिटी इंडिया में थोड़ा सा लैकिंग है, दैट्स वाई आप देखोगे कि इंडिया का रैंकिंग पुअर है। एंड एब्सेंस ऑफ द करप्शन, इट इज ऑल्सो द परसेप्शन ऑफ द करप्शन ऑल्सो, है ना। देयर आर टू थिंग्स, अब्सेंस ऑफ करप्शन, करप्शन का परसेप्शन भी होता है, उसके बेसिस पे आप काम करते हो। सो दीज आर द क्राइटेरिया, वेदर यू विल हैव टू रिमेंबर, यस यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल द 6 वेरिएबल्स फॉर दिस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, है ना। आपको समझना पड़ेगा कि कैसे, देखो सोशल सपोर्ट वही देखोगे पाकिस्तान बांग्लादेश में सोशल सपोर्ट बहुत अटैच्ड है, जनरसिटी भी काफी है, लोग सोसाइटी से अटैच रहते हैं। पर इंडिया में देखो डिस्पाइट ऑफ बेटर जीडीपी पर कैपिटा, ये कुछ कुछ फैक्टर्स है जो मिसिंग है ना, और यू कैन सी दैट्स वाई द रैंकिंग इंडिया में उतना अच्छा नहीं है।
तो 2020 रिपोर्ट द फर्स्ट टाइम इट रैंक द सिटीज अराउंड द वर्ल्ड बाय देयर सब्जेक्टिव वेलबींग, है ना। देखो वेलबींग दो चीजें पे होती है, नॉट ओनली दिस but also the subjective, whether how you perceive your life is good, whether your life is good or bad, and also looked into the social, urban and natural environments combined to the effect of the how it is affecting our happiness. ये सारे factors को consider किया गया पहली बार 2020 के रिपोर्ट में। सो टॉप परफॉर्मर कौन है? एज यूजुअल लास्ट 3 ईयर से ये टॉप पोजीशन पे है Finland, and all the Nordic countries. Along with Nordic countries, this Switzerland, New Zealand and Austria is also one of the top rankers. Luxembourg पहली बार टॉप 10 में उसको जगह मिली, बट वर्स्ट परफॉर्मर्स आर जिम्बाब्वे। वैसे नहीं रहता था, पर बिकॉज ऑफ द अल शबाब वगैरह का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते रहता है, दैट्स वाई इट इज़ ये एक प्रॉब्लम होते रहता है, क्योंकि वहाँ पे सोमालिया से काफ़ी नज़दीक में है और वहाँ से टेररिस्ट अटैक होता रहता है, मॉल्स वगैरह में काफ़ी अटैक्स होते रहते हैं। साउथ सुडान में भी यही प्रॉब्लम है, जब से सुडान सेपरेट हुआ है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। एंड अफगानिस्तान, है ना, दिस वॉर टॉर्न कंट्रीज ये हमेशा से वर्स्ट परफॉर्मेंस है। इंडिया कंटिन्यूसली खसकते जा रहा है नीचे, 144 पे खिसक गया है। वाइल यू कैन सी नेपाल इज रैंक 92, पाकिस्तान इज रैंक्ड एट 866 एंड बांग्लादेश इज रैंक 107 एंड श्रीलंका इज रैंक्ड 130। You can surprise that India is now new entrant in the top bottom 50 of this group. So you can see whatever the form of the development which you are having, if it is not replicating on the happiness, so ये तो वेस्टेज हुआ, isn't it? कितना भी हम लोग कितना भी जीडीपी ग्रोथ कर लें, पर अगर इसके पैरामीटर के हिसाब से करेक्ट नहीं है, so it is not quite good, ठीक है ना। That's why whenever you are taking care of the happiness, it is the ultimate form of development now most of the countries are feeling. वैसे HDSN के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। HDSN is launched in 2012, मोबिलाइज द ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट। ये दोनों लोगों को मिला करके किसी तरीके से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम लोग 2030 तक अचीव करना है एंड जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में है, उसके लिए हेल्प करने के लिए ये बनाया हुआ था, ठीक है ना। और इसको यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल इसको मीन्स यहाँ पे जाके उसको मतलब स्टार्ट किया गया था, यहाँ पे सब लोगों के कंसेंसस से स्टार्ट किया था, और इसी के कारण से ये अलग अलग रिपोर्ट निकालते जा रहा है। यू कैन सी टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज में जो हम लोगों ने देखा, उसमें इंडिया का रैंकिंग देखो। ये थोड़ा सा 2018 का डेटा है, तो यू कैन कंसिडर इट और यू कैन नॉट कंसिडर इट ऑल्सो। यहाँ पे ये देखो, आपको ये दिखाते हैं 2015 में इंडिया का रैंकिंग था 117, देन 16, फिर देखो कैसे हमारा सरकते जा रहा है, अल्टीमेटली 144 में जाते जा रहे हैं, और कितना जाएंगे पता नहीं, ठीक है ना। आपको अगर कोई रिपोर्ट निकालना होता है तो यहीं से निकालना चाहिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। देखो एवरी ईयर का रिपोर्ट यहाँ पे दिया रहता है। यू कैन सी सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, HDSN का भी लोगो बना हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन, अगर आपको ये रिमेंबर रखते हो तो आपको हमेशा से याद रहेगा, HDSN इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग फॉर दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोर इकोनॉमी के पार्ट में आने वाले हैं। व्हाट एग्जैक्टली ग्रोथ को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, GDP GNP ये सब क्या चीजें हैं, उसके बारे में आज सोचेंगे। थैंक यू।